अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग ही माहौल बना हुआ है। उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन कभी कभी बीजेपी में दो मत देखने को मिलते हैं। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर देखा जाए तो दोनों नारों का मतलब भी एक ही निकलता है, फिर भी अलग अलग एंगल से जनता के सामने नारों को आखिर क्यों पेश किया जा रहा है? क्या नारों के सहारे ही बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करेगी? लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं और अब इनके नारे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सियासत का माहौल बना हुआ है और एक दूसरे पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप जो नेता लगा रहे हैं, अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि जनता के सामने आखिर मुद्दे कहां हैं। नारों की सियासत, नारों की राजनीति आखिर क्यों हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में किसने क्या कहा वो आपको एक बार सुना देते हैं, सुनिए। मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाढ़ के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे कि नहीं डपट रहे? बताओ। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए की ये बहुत पहले से प्रचलित कहावत है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, न प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है और उधर बटेंगे और कटेंगे को लेकर एनडीए के नेता भी एक नहीं है, तो वहीं मिलिंदा देवड़ा ने कहा है निजी तौर पर मेरा भरोसा इस बयान पर नहीं है, इस नारे पर नहीं है, ऐसे मुद्दों में फंसाकर मैं राजनीति नहीं करता। वहीं अशोक चौहान ने कहा है इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये नारा सही नहीं लगता। उधर
एनसीपी के नेता और बीजेपी के ही गुट के अजीत पवार ने भी इस नारे को सही नहीं बताया। तो एनडीए में भी इस नारे को लेकर और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वत्सी, वहीं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राज शर्मा जी, समाजवादी पार्टी से अतुल सक्सेना जी और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत में बवाल मचा हुआ है और ये जो नारों की राजनीति आई है, एक तरफ अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर रिलीज किए जा रहे थे, तो पोस्टर राजनीति शुरू होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं नारों की जो अहमियत है उसको लेकर अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं और ये बात साफ समझ में नहीं आती कि क्या नारों से ही वोट जुटाए जाएंगे। नारों में क्या है? एक तरफ योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो दोनों नारों में आखिर क्या अंतर है और जनता के सामने अलग अलग एंगल से क्यों पेश किए जा रहे हैं? आलोक जी। आलोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने हेडफोन को अनम्यूट कर लीजिए। शायद आलोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अतुल सक्सेना जी, अभी जो उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है, नारों की राजनीति चली रही है, आपको पता ही है, और सभी दल, हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ रही है, लेकिन नारों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो बीजेपी अलग अलग एंगल से नारों को वहां पर पेश कर रही है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए पुष्पेंद्र भाई की जिस तरीके से नारों का माहौल आपने बताया उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो ये निगेटिव पॉलिटिक्स जो भाजपा के लोग करते हैं और जो बटेंगे कटेंगे, तो योगी जी ने जो नारा दिया, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं किस संदर्भ में नारा दिया। योगी जी ने अपनी तरफ से कोई नारा इजाद किया और वो दे दिया, तो पार्टी के लोग ही योगी जी के नारे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और अभी एक बात समझ में नहीं आती, ये पहले उसी चीज का विरोध करते हैं लेकिन अगले दिन फिर बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर समर्थन करने लग जाते हैं। तो पहले केशव प्रसाद मौर्य जी विरोध कर रहे थे कि ये बीजेपी का नारा नहीं है, ये योगी जी का है, लेकिन अब वो भी खुलकर बोल रहे हैं कि नहीं, ये कार्यकर्ता चाहते हैं। नहीं, तो आप ये बताइए कि जैसे बांटने और काटने की बात करते हैं और केशव जी ने कहा कि भाई सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, तो इन्होंने सबका साथ सबका विकास कहाँ करा? इन्होंने किसी का विकास नहीं करा। अभी आपने पीछे देखिए आरओ की परीक्षा में जिस तरीके से इन्होंने 3 दिन में कराने का काम किया, तो क्या ये सबका साथ लेकर चल रहे? बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, आपको ध्यान होगा इन्होंने योगी जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में अब तक कोई भी नौकरी रोजगार देने का काम नहीं किया, नौकरी भर्ती निकाली, पेपर लीक कराने का इन्होंने काम किया ताकि जो है लोगों को नौकरी रोजगार ना देना पड़े। परंतु पुष्पेंद्र भाई ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो रोजगार के अवसर हमने पैदा करे, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भर्तियां निकाली, उदाहरण के तौर पर जैसे आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में जो जल निगम में जो हमने भर्तियां निकाली थी, उससे 2017 में लोगों को हमने नियुक्त करा था, तो योगी जी ने 4 संभालते ही उस भर्ती प्रक्रिया को गलत करा दिया था, रद्द कर दिया था, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि हर भर्ती प्रक्रिया को उन्होंने रद्द कराना ही, क्योंकि वो लोगों को रोटी रोजगार देना नहीं चाहते। परंतु आज देखिए 4 साल से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद आप ये देखिए अब तो हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है, और हाईकोर्ट के आदेश में ये कहा गया है 4/10/2024 का वो ऑर्डर है, उसमें कहा गया है कि 2 महीने के अंदर आप जो है जो भी ये जल निगम के 1131 लोग ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरी से वंचित चल रहे हैं, जिन्हें पदमुक्त कर दिया गया था, उन्हें आप फिर से बहाली करिए, तो बहाल करने का आदेश है।
परंतु आज भी योगी सरकार की तरफ से इसमें कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि 4 दिसंबर का समय नजदीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से योगी सरकार जो है वो ठगने का काम करती है, किसी तरीके से कोई सबका साथ सबका विकास की बात जरूर करती है, ठीक है अतुल जी, किसी का विकास नहीं करना चाहती है। ठीक है अतुल जी। आलोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और मेरा सवाल यही था, नारों की क्या अहमियत उत्तर प्रदेश के अंदर है? और शुरुआत होती है महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एंट्री कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू हो जाती है जब आपके खुद के नेता ही उन नारों को मानने से इनकार कर देते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं हम इसके समर्थन में है। तो क्या नारों को लेकर आपके नेता एकजुट नहीं है, या फिर वो अलग अलग एंगल से नारों को जनता के बीच में पेश करना चाहते हैं? एक तरफ योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दोनों में क्या अंतर है? और जनता को लुभाने के लिए, या फिर ये कह लें कि वोटों को बनाने के लिए इन नारों का क्या फायदा हो सकता है? देखिए पुष्पेंद्र जी, योगी जी ने जो ये नारा दिया था वो आगरा में दिया था सब पहली बार, और उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा था उससे मुझे लगता है शायद चैनल पर बैठा कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं। लेकिन उसको बाद में यहाँ के राजनेताओं ने लपक लिया और उसको कुछ ऐसा एंगल दे दिया कि शायद उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की है, लेकिन ऐसी बात नहीं। एकता में एक है तो नेक है, एकता में श्रेष्ठता है। ये बात तो हमको अपने घर में भी सिखाया जाता है कि परिवार में एक रहो, समाज में एक रहो, राज्य एक रहे, देश एक रहे तो मजबूत रहेगा। लेकिन जब उसको पॉलिटिकल, आजकल विडंबना यह है कि कुछ भी बोलिए करिए वो पॉलिटिकल बन जाता है और उसकी फिर माइलेज लेने लगते हैं हर पॉलिटिकल पार्टियां। तो अब उसको इन्होंने जोड़ दिया उपचुनाव से, महाराष्ट्र के चुनाव से, और वो चल पड़ी गाड़ी। कुछ कार्यकर्ताओं ने उसको रोक लिया, कुछ कार्यकर्ताओं ने उत्साह में उसके पोस्टर लगा दिए। अब ये प्रधानमंत्री ने भी कहा एकता एक है तो सेफ है। तो एक रहने की बात अगर कोई भी करता है तो मुझे मेरे समझ से वो समाज को जोड़ने का काम करता है। तोड़ने की बात इसमें कहां से आई? इसमें ताना बाना कहां से टूटने लगा समाज का? लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं कि हमारे अपने सहयोगी को ये बातें शायद ठीक से पच नहीं रही हैं। कुछ ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं। बिल्कुल, जो आपने भी लोगों का, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं क्योंकि आप ऑलरेडी उन नामों की चर्चा कर चुके हैं। और आज जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने उसकी विश्लेषण की, उससे भी थोड़ी एक मैसेज जैसी जानी चाहिए वैसे नहीं गई है। तो अब ये कुछ दूसरा रूप ले रहा, लेकिन अंतोगतवा चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ठीक है, ठीक है, देश की जनता को तय करना है। लेकिन जो अभी आपने कहा कि अब इस चुनाव में ये नारे अलग रूप ले रहे हैं, अलग रूप किस लिए ले रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव प्रचार में लगे थे और बीजेपी के भी नेता चुनाव प्रचार में लगे थे, तो वहां पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और चुनावी रैली से एक बात निकलकर सामने आ रही थी जो स्पेशल कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा था कि कांग्रेस आरक्षण, ओबीसी और एससी का आरक्षण में थोड़ा हिस्सा काट के वो अल्पसंख्यकों को देंगे, जो सीधे तौर पर मोदी जी ने कई बार कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने देंगे, और कई जगह अब झारखंड चुनाव में भी अमित शाह ने कहा कि उनको नहीं देने देंगे। अब यूपी उपचुनाव में कई जगह देखने को मिला है, खुद ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है जैसे बिरयानी में तेज पत्ता जैसी। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मुस्लिम समुदाय हट जाए तो समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं है और मुस्लिमों को हमारे साथ चलना चाहिए। अगर वो हमारे साथ 10 कदम आगे चलते हैं तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो ये दो तरह की बातें आखिर निकलकर सामने क्यों आ रही है? आलोक जी, एक बार जरा प्रश्न को फिर से दोहराइएगा, कुछ थोड़ी आवाज कम आ रही थी। आलोक जी, मेरे कहने का मतलब यह था कि वैसे तो मुस्लिम समुदाय के
खिलाफत होती है बीजेपी में, लेकिन अब उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी खुद कई चुनावी रैलियों में कहते नजर आए हैं कि मुस्लिम समुदाय अगर समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और मुस्लिम समुदाय अगर हमारे साथ चलने कदम मिलाकर तो हम उनके साथ चलने को तैयार है। तो आखिर ये क्यों, दो तरह की बातें क्यों? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर बहुत से पॉलिटिकल पार्टियां ने अभी तक अपनी रोटियां सेकी। बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इनका समीकरण ही शुरू में माई नाम से बना था, मुस्लिम और यादव। अब जब इनको वो दरकता दिखाई दिया है तो इन्होंने पीडीए बना लिया है। तो समाज के एक वर्ग को तोड़कर और अपनी मेजोरिटी बनाकर चुनाव जीतने की इनकी जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट झलकती है। और एक चीज आप देख लीजिए कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री के रैलियों में जिस तरीके से मुसलमानों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और बड़ी तादाद में उनकी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं, इससे लगता है मुसलमानों का भ्रम भारतीय जनता पार्टी से जो डर था वो खत्म हो रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने सही कहा है कि अगर मुसलमान हमारे साथ 10 कदम चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम उनके साथ 15 कदम चलने को तैयार हैं। आए तो सही, चलिए ठीक है, बात तो रखे, ठीक है सर, जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, ठीक है, भरपूर लाभ उस वर्ग को भी मिला है। ठीक है। राज शर्मा जी, ये दो तरह की बातें बीजेपी की तरफ से निकलकर क्यों आती हैं? एक बात कह दूं मैं चौधरी साहब, ये बीजेपी पे विश्वास करना और बीजेपी की बात करना देश के लिए समय बर्बाद करना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो योगी जी अभी इन्होंने कहा, आगरा में कहा था, कहावत है आगरा और बरेली में जब इंसान बाहर से जाता है तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक इसलिए उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने जनता के लिए नहीं कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने अपने और अपने 2 डिप्टियों के बीच में कहा था कि ये सोच लो, अगर आपस में लड़ोगे तो दोनों डिप्टी तुम भी नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम भी दोनों नहीं रहोगे। चलिए ये तो बात हो गई। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश की विडंबना है 1947 के बाद कि जब प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो कि कई देशों से बड़ा है, उनके मुंह से मैंने अभी तक अगर सुना हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, एक बार भी ये नहीं बताया गया कि मैंने ये करा। उनके मुंह से ये भी नहीं बताया गया कि 27,000 बेसिक विद्यालय बंद कर रहा हूँ, 800 से 900 शराब की दुकानें खोल रहा हूँ। और जब 800 से 900 शराब की दुकानें खोल रहे हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुंह से शराब की बू आना शुरू हो चुकी है। ये नहीं कह रहे हैं, क्या ये शोभा होता है? मैं घर में 2 बच्चों का बाप हूँ और मैं घर में आके वो लड़ोगे, सेफ रहोगे, ये करोगे, वो करोगे, बच्चों पे क्या प्रभाव जाएगा भाई? और मैं आज एक बात व्हाट्सएप कहते हैं, क्योंकि इन लोगों की कमी है व्हाट्सएप में, आपका नाम ले रहा हूं तो व्यक्तिगत नहीं। आप व्हाट्सएप ये बताइए, हमारे देश में कितने धर्म रहते हैं? मैं अगर ये गलत हूं तो 7 धर्म रहते हैं। मैं कहता हूं जितना यहाँ पे बैठे हुए 2 लोगों का हक है उतना बाकी 6 धर्मों का भी है। बिल्कुल। अब आप मुझे अगर गलत ठहरा दो तो बात अलग। आपको इसलिए नहीं चुना गया था भाई चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी को 2017 में और 2014 में इसलिए नहीं चुना गया था कि ये इधर की उधर की बातें करे। इनको चुना गया था कि इनके झूठ पे विश्वास करके कि लोगों को लगा था कि ये अच्छा काम करेंगे। क्या अच्छा काम किया? सारे काम अधूरे हैं। ये एक काम कहते हैं, हमने एक्सप्रेस वे बना दिए, हमने रोड 2 वे 4 वे कर दिए। आज आपको पता है सबसे ज्यादा अगर डकैती हो रही है तो वो टोल प्लाजा में हो रही है। ऑलमोस्ट ₹2.40 से लेके ₹3.20 और ₹4 तक का टोल प्लाजा पर किलोमीटर का चार्ज किया जा रहा। मैं गाड़ी लेता हूँ, 2.5 लाख रुपए रोड टैक्स भरता हूँ, उसके बाद मैं चलने पे भी ₹3 किलोमीटर देता हूँ। ये बात क्यों नहीं करते? ये बात तो करनी होगी ना। आप कटोगे, अखिलेश जी कहते हैं, आप अपनी बात बताओ। आपको चुना इसलिए था कि आप कुछ अच्छा काम करके आगे बढ़ो। चलिए ठीक है। आप कहते हैं एक और आप लोग कहते हैं हमें दूसरी बार चुन लिया। अगर दूसरी बार ही चुनने का पैमाना अगर अच्छा ही हो तो बिहार से लेके यूपी तक, यूपी से लेके महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक कई ऐसे लोग हैं जिनको आप गलत कहते हो, लेकिन 3 से 4, 5 से 6, 7 बार
मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उनको गलत कहने का अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप जब ये ठीक कहते है सर, मैं आऊंगा हो कि वापस। हम 2 बार चुन गए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नवीन सर, मैं आपसे ये पूरा उत्तर प्रदेश का विश्लेषण समझना चाहूंगा। ये जो नारों को लेकर सियासत चल रही है, और क्योंकि डिप्टी सीएम 2 हैं और दोनों ही तरह तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन उपचुनाव से अलग हटकर अगर हम देखें, ब्रजेश पाठक जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। उन्होंने कई बार स्वास्थ्य विभाग के दौरे भी किए, निरीक्षण भी किए, लेकिन कभी मेरी जानकारी में नहीं आया कि उन्होंने कभी किसी डॉक्टर को या अधिकारी को सस्पेंड किया हो। और कई तरह की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। उपचुनाव के दौरान ये जो झांसी वाली घटना हुई, ये भी आपके संज्ञान में होगी। तो ये जो अब स्थिति आगे चलने वाली है, इन सभी मामलों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? फायदा तो होने की उम्मीद है नहीं, लेकिन नारों से हटकर अगर जमीनी स्तर पर चीजों को देखा जाए तो बीजेपी को कितना सुधार करने की जरूरत है? पुष्पेंद्र जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सहित देश में ताबड़तोड़ एम्स और मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात कही गई। हर जगह मेडिकल कॉलेज, मतलब हमीरपुर में आप जाइए तो जिला अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा हुआ हमीर मेडिकल कॉलेज का, सब जगह कमोबेश हर जिले में स्थिति है वो। आपने वाहवाही लूटी के साथ हमने स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है। झांसी का जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज था, वहां और बाकी पूरे प्रदेश में आपने कभी वहां की व्यवस्थाओं को जांचने की कोशिश नहीं की है कि इतना बड़ा बजट स्वास्थ्य विभाग को जाता है, उसमें खर्चा क्या हो रहा है। केवल पेपर वर्क होता है। 5-5 साल हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर की जांच नहीं हो रही है, फायर लाइन्स की जांच नहीं हो रही है, किस तरीके की बदहाली है, हाइजीन है नहीं, सफाई है नहीं, ये सब चीज को सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में वैचारिक तौर पर कोई सहमति नहीं है, आपसी तनाव है, इंटरनल तनाव है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब यहाँ भाजपा में लॉबिंग चल रही है पुष्पेंद्र जी, तो लॉबिंग ये चल रही है कि एक लॉबी रिपोर्ट करती है दिल्ली वालों केंद्र को, और दूसरी लॉबी जो होती है वो रिपोर्ट करती है योगी जी। बिल्कुल सर। और ये तनाव की स्थिति है। और अगर इस तरीके की भाषा बोली जा रही है, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो मुझे लगता है कि वो भले ही वो संदेश जनता को सामने रख के कह रहे हो, लेकिन वो तो इंटरनल भाजपा के लोगों के लिए है कि आप बटोगे तो कटोगे, हार जाओगे चुनाव। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात मैं कहूंगा पुष्पेंद्र जी, कि 10 वर्ष का शासन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो गया है, और 7.5 साल का शासन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का हो चुका है। अब आपको ये स्थिति दिखाई दे रही है कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री जी कई बार ट्वीट भी कर चुके हैं, बोल भी चुके हैं कि भारत की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। तो जब ये आपके परिवार है और आपके परिवार में कोई ऐसी दूसरी शक्ति है नहीं, तो फिर बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है? और इसके बावजूद अगर कोई बांट रहा है और काट रहा है, तो मैं समझता हूं कि फिर आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया है। आपको उस पद को छोड़ देना चाहिए। अगर आपके रहते हो और आपके परिवार के मुखिया होने के नाते कोई अगर आपके परिवार को बांट रहा है और बांटने की चेष्टा कर रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? दूसरी चीज, कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम किसी वार स्टेट में हो या युद्ध की स्थिति में हो कि नहीं हमारे फलाने देश से हमारा युद्ध होना है, सब लोग एक रहिए, एक साथ लड़ना है भाई, तो वो स्थिति भी कहीं नहीं है। तीसरी चीज आती है, देखिए ऐसा है, 10 बच्चे मासूम नवजातों की मौत हुई है, और इससे पहले भी तमाम इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। आग भी लगी है, होटल में लखनऊ में आग लगी थी, ये सब घटनाएं हुई है जो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डाल रही है। बिल्कुल नवीन सर, मैं यही बात कहना चाहता था। जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला है जी, तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी देखने को मिल चुकी हैं, कोई अपने कंधे पर लाश रखकर ले जा रहा है, कोई रेहड़े में, कोई स्कूटी पर। तो आखिर सरकार को ये बातें क्यों दिखाई नहीं दी? देखिए, सरकार को एक चीज पता है पुष्पेंद्र जी, भली भांति सरकार जानती है कि उत्तर प्रदेश और खासकर हिंदी पट्टी में उसको नारों पे सरकार बनाना आता है, जनता को बरगलाना आता है। जनता मुद्दों पर वोट नहीं करती है, ये अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जानता है। उनको मालूम है काम करने से अगर वोट मिलता, तो अखिलेश यादव ने तो बहुत काम किया था उत्तर प्रदेश में 5 साल में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दे दिया, शहीद पथ दे दिया, सिग्नेचर बिल्डिंग दे दी, लोक भवन दे दिया जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, तमाम ऐसे बिल्डिंग्स दिए, बावजूद उसके अखिलेश यादव को हारना पड़ा चुनाव। तो ये भाजपा अच्छी तरीके से जानती है कि जनता को
डिवाइड एंड रूल करना है, और यही अंग्रेज करते चले हैं। हमारे यहाँ वही परिपाटी चल रही है। अब जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा दिया तो डेवलपमेंट के सवाल कौन पूछेगा? आज 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा, वो पेंडिंग है। अनुदेशकों का 9,000 से 17,000 रुपए मानदेय हाईकोर्ट ने तय किया, वो आज तक आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो आप युवाओं को अभी RO की बात चल रही है, PCS का आपने कर दिया, लेकिन RO पर लड़कों बच्चों को लटका दिया। तो आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो चीजों के आगे आप जिस तरीके के मुद्दे डाल देते हैं तो वो असली समस्याएं जो होती हैं, जो डेवलपमेंट की बात होती है, वो पीछे रह जाती है। स्वास्थ्य विभाग पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी का पूरी तरीके से फेल्योर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो शायद कभी अपने मंत्रालय में बैठ के किसी मेडिकल कॉलेज की या किसी अस्पताल की या कहीं और की किसी जिले की समीक्षा भी करते होंगे। अगर करते होते तो ये स्थितियां आज बदतर है वो नहीं होती। ठीक है सर। आलोक जी, आपने नवीन जी की बातें सुनी और मेरा सीधा सा और साफ सवाल है आपसे। ये जो कल 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी, बहुत दुखद घटना थी, क्या उन तक ये बात पहुंची थी कि बटेंगे तो कटेंगे? कोई सवाल ही नहीं होता। तो अब से पहले सुधार क्यों नहीं हुआ? तस्वीरें पहले भी तो आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर से। जिस अस्पताल में 5 साल का एक्सपायर सिलेंडर रखा हो वहां पर आग कैसे बुझ जाएगी? देखिए, इस बात को आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर मैं बगैर किसी गुरेज के एडमिट करता हूं कि जितनी अभी भी अस्पतालों में कुव्यवस्था मौजूद है, जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीके की व्यवस्थाएं अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। जो वहां के प्रिंसिपल थे उन्होंने इन सारी चीजों को सजग और सही ढंग से दुरुस्त करके नहीं रखा। इस कारण भी जो वहां की आग लगी शॉर्ट सर्किट और ऑक्सीजन सिलेंडर से, ये तो एक हादसा था। अगर शायद इक्विपमेंट रहते तो शायद इतना बड़ा हादसा टल जाता, बिल्कुल टल जाता। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब दूसरी पार्टी के नेता कुछ काम करते हैं तो उस पर बीजेपी आवाज उठा देती है। वीरभूम में हिंसा हुई थी, वहां पर ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो उन लोगों से मिलने के लिए पहुंची और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए फूल वगैरह गेट सजा दिए, बीजेपी ने मुद्दा बनाया। अब कल जब ब्रजेश पाठक जी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए आ रहे थे तो सड़क को साफ कर दिया, सड़क पर चूना लगवा दिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं का अलग ही स्वैग चल रहा था वहां पर। देखिए, अगर ये सब इस तरीके से हुआ है तो मैं समझता हूं ये शर्मनाक है। एक हादसे, इतना बड़ा हादसा, और जिन बच्चों ने आंखें भी नहीं खोली थी वो झुलस के मर गए। और अगर किसी ने इस तरीके से राह में चूना लगाया या तोरण द्वार बनाए या कुछ फूलों की वर्षा की तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय है, शर्मनाक, इसको नहीं करना चाहिए। कुछ मानवीय संवेदनाएं भी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत से लोग उतावलापन में बहुत कुछ कर जाते हैं जिस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और ऐसी चीजों का मत कहिए, हमें शर्मिंदगी सर उतावलापन ठीक है, खैर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर आपने बोला है, लेकिन ऐसे घटनाओं से तो विश्व की सबसे छोटी पार्टी भी होने में टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। देखिए, वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी कुछ छुटभइये नेताओं को खुश करने में इस तरीके की जो हरकतें करते हैं इससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं और मैं नहीं समझता हूं कि हम इतने अमानवीय हो चुके हैं कि वहां बच्चे झुलस रहे हैं और हम अपने स्वागत में तोरण द्वार लगवाए या चूना लगवा के सड़क साफ करवाए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रासलमा जी, मुद्दा उपचुनाव से थोड़ा हटकर है, लेकिन मुद्दा बड़ा है क्योंकि हमेशा उपचुनाव की बात होती है, सियासत की बात होती है, राजनीति की बात होती है, लेकिन ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में फिलहाल बड़ा है। और वहां के स्टाफ ने ही बताया कि जब वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और जिस वजह से आग लगी तो जो डॉक्टर थे वहां से चले गए और फिर बाद में उस स्टाफ को डॉक्टरों ने यह भी बोला कि भाई किसी से कहना नहीं है, उसको धमकी भी दी।
चौधरी साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। पहले तो मैं वत्स साहब की इस बात का खंडन करता हूँ कि ये इस संसार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। आपके चैनल में चैलेंज करता हूँ, जहां मैं जिला हूं बताऊंगा नहीं, इनके जिला महासचिव ने मुझे ही लिंक भेज दिया। अगर मैं गलती से दबा देता मैं भी उनका सदस्य हो जाता। चाय की दुकान में ये सदस्य बनाने लगे, अरे जरा बताना ओटीपी आया नहीं आया। तो मैं दावे के संग चैलेंज करता हूं, ये विश्व की सबसे छोटी पार्टी है। अब आ जाइए बाद में, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी चौधरी साहब, जिसको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का भगवान कहती है। शायद कल या परसों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शीशामऊ में रोड शो कर रहे थे, अगर मैं गलत ना हूं तो, और वहां से झांसी की दूरी 130 से 170 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी। मैं भी सोच रहा था कि चलते चलते रोड शो करते करते शायद झांसी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा असंवेदनशील भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए उनकी बुराई नहीं करूंगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए कहूंगा कि उन बच्चों की, ये कहते हैं ना विश्व गुरु बनेगा मेरा देश, ये विश्व गुरु किसके सहारे बनेगा? ये विश्व गुरु आप और मेरे सहारे, वत्स साहब आप और मेरे सहारे नहीं बनने वाला। अब ये जो विश्व गुरु बनेगा ये उन बच्चों के सहारे बनेगा जो इलाहाबाद में आंदोलन कर रहे हैं। 1937 के बाद ऐसा छात्र आंदोलन कभी हुआ नहीं। वहां कौन गया? बच्चों को देखने नहीं गए। और मैं आज आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि मुख्यमंत्री ने जो कहा ना कटेंगे बटेंगे, इन्हें देश की जनता के लिए नहीं कहा इन्होंने। अभी नवीन भाई भी कह रहे थे, इन्होंने कहा तो ब्रजेश जी के लिए और मौर्य जी के लिए, मैं हटूंगा तो तुम भी नहीं बचोगे, ये याद रखिए। और पहले भी इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, इससे ज्यादा इज्जत मुझे मेरे मठ में मिलती है। तब भी इशारा ब्रजेश पाठक जी के लिए था। और आज एक बात कहता हूं, अच्छा नहीं लगता कहने पे, लेकिन एक मार्मिक दृश्य है तो फिर कहने में डर क्या। उत्तर प्रदेश में पहला स्वास्थ्य मंत्री हुआ जो छापा तो मारता है। अभी आप ही कह रहे थे, हाँ किसी ने कहा था, मगर कोई सस्पेंड नहीं होता। अभी नवीन भाई ने बहुत अच्छी बोली, अगर ऐसे विश्लेषक होने लगे हम लोगों को शायद 70% राजी ये बात मैंने कही थी और खुलकर कही थी कि उन्होंने कई बार स्वास्थ्य विभागों का निरीक्षण किया, लेकिन कभी नहीं देखा उन्होंने किसी को सस्पेंड किया हो। मतलब वो जब जाते हैं तो सुविधाएं ठीक होती हैं। मैं आज एक बात कहूंगा नवीन भाई के लिए, जब आज से 15 साल 20 साल बाद नौनिहाल नवीन भाई की बात करेंगे तो कहेंगे कि इनके पोते दोते कि दादा नाना क्या कर रहे थे जब देश बर्बाद हो रहा था। तो ये जरूर कहेंगे मैं चैनल में बैठ के देश को बचाने की बात कहता था, मैं किसी लालच में नहीं पड़ता था। अगर ऐसी सारे विश्लेषक होने लगे ना, मैं दावे के संग कहता हूं 35% राजनीतिक पार्टियां सुधर जाएंगी। मगर जो विश्लेषक आते हैं, मैं आपको सलूट करता हूं नवीन भाई, आपने एक बात सच बोली। मैं एक बात कहना चाहता हूं वत्स साहब, पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहां बैठते हैं, मगर 70% 80% डिफेंड करो और उसके बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। बहुत अच्छा नहीं लगा, ये विदेशों में अच्छा संदेश नहीं दिया कि 24 से 25 करोड़ प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी एक विधानसभा जीतने के लिए बच्चों की मौत को याद न करे। इससे बढ़कर भूतो और भविष्यति कभी ऐसा कृत्य, मार्मिक कृत्य नहीं किया गया। इसलिए चौधरी साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इसी सरकार में, हालांकि इसमें 9 सीटें हो रही है चुनाव में, इसमें जीतने से या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात फिर उनकी बात को दोहराता हूं कि अगर तुम तीनों नहीं सुधरे, मुख्यमंत्री और 2, हालांकि मेरे प्रदेश में तीनों दिखती हैं क्योंकि 25-25 जिले बटे। मेरा प्रदेश मुख्यमंत्री विहीन प्रदेश है। तो उन्होंने अपने आप में कही कि ब्रजेश मौर्य जी अगर बटोगे मैं तो गोरखपुर चले जाऊंगा, आप सोच लो अपनी। जनता से सरोकार नहीं है भाई। ठीक है सर, सकता ही नहीं है। ठीक है सर। अतुल जी, इसी पर आए एक मैं प्रतिक्रिया आपके ले लेता हूं, उसके बाद फिर उपचुनाव की बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी बीजेपी को खरी खोटी सुनाई है
इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, गोरखपुर में भी ये सब देखने को मिला था और अब यहां पर, क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की बात करती है, पुरानी संस्कृति की बात करती है, सभ्यता की बात करती है, तो ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वो बच्चे थे तो भगवान का रूप थे, तो खाली तो नहीं जाएंगे। देखिए पुष्पेंद्र जी, मुझे आपको यदि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया वॉइस के चैनल पे जिस तरीके से पुष्पेंद्र जी बड़ी साफ गोई से सरकार से सवाल कर रहे हैं और बड़ी तरीके से राजनीतिक विश्लेषक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे नवीन दुबे साहब ने अपनी बात रखी, वो स्वागत योग्य है। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि सरकार पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और ये मीडिया का जो हमारा संविधान है ये आप चौथे स्तंभ के रूप में अपनी पूरी जिम्मेदारी से इन बातों को रख रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी चैनल यदि आप देखें, झांसी में इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका जिक्र अभी हम लोग कर ही रहे थे, परंतु योगी जी ने इस पे किसी तरीके का कोई संज्ञान लेने का कार्य नहीं करा, केवल जो कागजी प्रक्रिया में जरूर कमेटी वमेटी बैठाने का काम करा। वहां जाकर के आप देखिए जिस तरीके से गोरखपुर में योगी जी गोरखपुर से आते हैं, वहां पे भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में पहले भी आग लगी थी, उससे भी इन्होंने कोई सबक लेने का काम नहीं किया। वहां पे भी नौनिहाल हमारे नवजात शिशु आग में झुलस गए थे और आज फिर इस घटना की पुनरावृत्ति है, जो कि गोरखपुर से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। परंतु आप देखिए कितनी असंवेदनशील सरकार है ये। एक तरफ से सरकार जो बजट डिसाइड करती है उस बजट को पूरा खर्च नहीं कर पाती है, और दूसरी तरफ 7-7 साल पहले के जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर है जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो वहां पे वो आग बुझाने का कार्य करने के लिए रखे गए हैं। अरे यदि आपने जो सरकारी बजट है, मैं पुष्पेंद्र भाई बड़े तरीके से आपको बताऊं, जो सरकारी बजट होता है, जो लक्ष्य होता है, तो उस बजट को कई बार यदि हम लोग नहीं खर्च कर पाते हैं तो उससे सरकार की जिम्मेदारी जो अफसर होते हैं उनकी इसलिए भी होती है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो भाई ये बजट बचाए, इसका हम अन्य किसी हेड में इस्तेमाल कर लेंगे। परंतु यदि आप कुछ चीजें जो जरूरी है, जैसे स्वास्थ्य प्रक्रिया जो हमारी जरूरी है, यदि आप स्वास्थ्य के बजट को भी पूरा नहीं खर्च करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है बड़ी ही असंवेदनशील सरकार है, और जनता जिस जनता ने आपको चुन करके बैठा है वो जनता सुरक्षित नहीं है। आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, परंतु आप ना तो सबका साथ दे रहे हैं, ना सबका विकास दे रहे हैं, और सबको मारने काटने की बात कर रहे हैं, आप धमकाने की बात कर रहे हैं। आप किसी के प्रति भी जागरूक नहीं है, किसी के प्रति भी जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो हमारे नवजात शिशु हो, चाहे वो हमारे युवा बेरोजगार लोग हों, चाहे वो हमारे प्रतीक्षा देने वाले PCS RO ARO हों, चाहे वो हमारे भर्ती प्रक्रिया में चुने हुए जिन्हें हम पद पहले से अलॉट कर चुके हैं, इनकी प्रतिक्रिया, इनकी भर्ती को आप रद्द करने का काम किया, और जो माननीय न्यायालय ने जो उसी प्रक्रिया को आपको जो बहाल करने के लिए कहा गया है, परंतु आज भी आप उसमें रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आप देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जल निगम की, उसमें सरकार ये कह रही है कि भाई ये तो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, क्योंकि जो हमारी भाजपा की योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के स्टेट में, वो कुछ ना कुछ रोड़े अटकाने का काम करती है। और आज माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है 4 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में कि भाई जो जल निगम के 1131 जिन लोगों को आपने पद से मुक्त करा था, एक सिंगल मिल पे रात 3 साल काम करने के बाद उन कर्मचारियों पे, उन कार्मिकों पे जब एक सिंगल मिल जाता है, कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, तो वो पिछले 4 साल से जो धक्के खा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। परंतु जब ये ऑर्डर आज आ जाता है तो आज आप इस ऑर्डर के लिए अपील में जाना चाहते हैं। अब योगी सरकार ये कहती है कि भैया ये तो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, अब ये डबल बेंच का ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? भविष्य के जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप रोटी रोजगार नहीं देते हैं। आप जो है
आप जो एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशन लगाने का काम करते हैं, नवजात शिशु को मारने का काम करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है सर। इतनी घटनाओं का अवलोकन नहीं करते हैं, इतनी घटनाओं से आप कुछ नहीं सीखने का काम करते हैं। ठीक है। आप केवल जाते हैं, बांटने काटने की बात करते हैं, एक चुनाव का समय चल रहा है, आप उल्टे सीधे नारे देने का काम करते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ बताने को है ही नहीं। अरे आप क्या बताएंगे, बताइए जाके। ठीक है, ठीक है। सरकार का ये बजट था, ठीक है। स्वास्थ्य पे इतना खर्च करा, हमने जो है सड़कों पे इतना खर्च करा, तो आप बताइए, क्योंकि आप बताना नहीं चाहते हैं। सरकार का बजट आप 20% खर्च कर चुके हैं और 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, मार्च नजदीक है। ठीक है, ये कहना चलिए मैं आऊंगा आपके पास। जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, जनता ने यदि आपको जिम्मेदारी दी है तो आपको जनता के प्रति जवाबदेही देना पड़ेगा। और नहीं तो जैसे अभी आलोक बस साहब की भी एक मैं तारीफ करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता होने के बावजूद बड़े ही साफ गोई से उन्होंने बहुत सी चीजों को स्वीकारा। उसके लिए आलोक बस जी को तो मैं बधाई देता हूँ, परंतु साथ साथ आलोक बस जी ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बड़ी सफाई से आपने कुछ बातों को स्वीकारा, गलतियों को स्वीकारा, भाजपा की गलतियों को स्वीकारा, जरा अपने योगी के मुख्यमंत्री जी से भी कह दीजिए कि जनता के प्रति कम से कम संवेदनात्मक कार्यवाही करें, कुछ संवेदनशीलता रखें, और यदि गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें। जिस तरीके से आज भाजपा के प्रवक्ता आलोक बस जी ने एक्सेप्ट करा है, उसी तरीके से ठीक है सर, को अपनी ठीक है तुल जी, ठीक है। और इस मामले में मैं भी आलोक जी की हमेशा तारीफ करता रहता हूं कि वो अपनी पार्टी के बारे में खुलकर बोलते हैं, जहां बोलने की बातें होती हैं वो खुलकर बोलते हैं। और जब लोकसभा चुनावों में कई तरह की बातें चली तो भी इन्होंने आलोचना की। खैर मैं नवीन जी आपसे समझना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कई बार चुनावी माहौल बदलता रहा है और लोकसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने आकर बोला था कि योगी जी की कुर्सी खतरे में है। अब धीरे धीरे उपचुनावों का दौर शुरू हुआ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी जी में तनातनी होनी शुरू हो गई। फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थोड़े अलग दिखाई जाते हुए दे रहे थे। तो क्या ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं माना जाए कि अभी भी तीनों के बीच सहमति नहीं है और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल रही है, और प्लानिंग ये चल रही है जिस तरह पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मामला चला था। नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कुर्सी मुझे मिले, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, दोनों ने कांग्रेस को वहां से डुबा दिया, कांग्रेस की हार हो गई। तो क्या यह स्थिति उत्तर प्रदेश में इस हालात से देखने को मिल सकती है? पुष्पेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में स्थिति इससे थोड़ी सी हटके है। वो इसलिए है कि क्योंकि यहाँ जो तनाव चल रहा है वो गृह मंत्री बना मुख्यमंत्री है। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग 1-1.25 साल 1.5 साल टलता रहा, टंगा रहा, लटका रहा। कारण क्या था कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कमिटेड थे देश के गृह मंत्री के आपको हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कदाप स्वीकार नहीं था। मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय तक लटका रहा। फाइनली दिल्ली लॉबी को सफलता मिली और इनको मंत्री बनाया गया। इनको मंत्री बनाने के बाद स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई जब लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में भी ये चल रहा था कि भाई ऐसा है कि इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, और अवस्थी में तो 79 जीत रहे हैं। अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि पीडीए जो फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी आई, उस पीडीए के फॉर्मूले की काट अभी तक भाजपा निकाल नहीं पाई है कि उसका कैसे काउंटर करना है। अब आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए आपने एक नया सिगुफा छोड़ दिया कि बटोगे कटोगे। आपको याद दिला दूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 89 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। राम जन्मभूमि आंदोलन की लहर जो थी, उस लहर में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने 1991 में। 91 के बाद जब सरकार बर्खास्त हुई, दोबारा चुनाव हुआ तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, भाजपा सरकार में नहीं आई थी, जबकि इतना बड़ा राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि देखिए ऐसा है कि आप लहर की चुनाव कह लें या आप ये कह दें कि साहब हम हिंदू मुसलमान करा के चुनाव जीत लेंगे, अब वो चीज नहीं है। आज स्थिति ये है कि युवा अपने रोजगार को लेकर और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, महंगाई को लेकर महिलाएं और घर का जो स्वामी है वो चिंतित है। ये
ये सारी स्थितियां बन गई है। किसान को डीएपी नहीं मिल रही है, किसान अपनी चीजों को लेके परेशान है। मुझ व्यापारी के पास ऑनलाइन आपने एफडीआई करके इतना कर दिया है कि किराना व्यापारी, गली मोहल्ले के व्यापारी, छोटे शहरों के व्यापारी, कमर टूट गई है उसकी। तो आप इस इकोनॉमी को लेके कहां जा रहे हैं? जो देश का हमारा सामाजिक ताना बाना था, ढांचा था। बिल्कुल। और नवीन जी, किसानों के लिए तो ये समस्या बनी हुई है, अपनी तहसील की मंडी में उनकी फसलों के वो रेट नहीं मिल पाते, तो उन्हें दूसरे जिले में जाना पड़ता है। निश्चित तौर पर उनको ना रेट मिल पा रहा है। हाँ। उसके बाद बहुत सारी चीजें, वहाँ दलाली आज भी चरम पर है। डीएपी के मामले में आप देख लें तो लंबी लंबी लाइनें किसानों की आज की तारीख में लगी हुई, रात रात भर किसान बेचारे लाइन लगा के बैठे हैं, बावजूद उसको उनको डीएपी नहीं मिल रही है। तो इस अभी फसल का सीजन है, जब आप समय पे खाद नहीं मिलेगी तो क्या काला बाजारी दबा के चल रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है। आलोक जी, लोकसभा चुनाव में जो नाराजगी योगी जी की थी कि उनकी मर्जी से और उनके बिना पूछे जो टिकट वितरण किए गए उनमें उनको शामिल नहीं किया गया और उनकी पसंद से टिकट भी नहीं दिए गए, लेकिन ये जो अब उपचुनाव में टिकट दिए गए हैं ये तो योगी जी की पसंद से है ना। और अब अगर हार मिलती है तो फिर किसकी साख दांव पर होगी? देखिए पुष्पेंद्र जी, इस उपचुनाव में हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। जो भ्रम लोकसभा के समय विपक्ष ने फैलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान तोड़ देगी, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को रद्द कर देगी, हरियाणा के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया और उस वर्ग के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष का ये झूठ उनके गले नहीं नीचे उतरा, कांग्रेस का ये झूठ उनके गले नीचे नहीं उतरा। और इस बात को लेकर अब यूपी में भी कहीं कोई उहापोह नहीं है, उस वर्ग में क्लैरिटी है और वो जमकर वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, और 9 में कम से कम 7 सीटों पर आलोक जी बिल्कुल सभी बातें समझ में आती, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया। आखिर विपक्ष इतना मजबूत था कि उसने भ्रम फैला दिया और आपकी केंद्र में सरकार होते हुए, उत्तर प्रदेश में सरकार होते हुए अपने सच को उनसे आगे नहीं पहुंचा पाए। देखिए, जनता किसके बात को कैसे लेती है और किस समय लेती है, इस पर डिपेंड करता है। लोकतंत्र का तो यही सबसे खूबसूरत पहलू है कि हमने जो कहा, नवीन भाई ने जो कहा, राज भाई ने जो कहा, जनता ने उसमें किसकी बात पर मुहर लगाई। कभी तो पारियां बदलती भी हैं, कभी हम आ जाते हैं तो कभी वो आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं तो कभी हम आ जाते हैं। तो ये तो फैसला जनता के ऊपर है। हम ये मानते हैं कि हम अपनी बात को कारगर ढंग से उनके गले के नीचे नहीं उतार सके, जिसके कारण हमारा यूपी में ये हासिल हुआ। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 में से 7 सीटें अवश्य जीतेंगे। और ये सब जो भ्रम फैलाए थे वो सारा भ्रम अब जनता के दिमाग से निकल चुका है। ठीक है राज्य, बात कहीं ना कहीं फिर वही आ जाती है कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया। मैं तो ये पूछ रहा, जो 9 में 7 जीत रहे हो, 2 कौन सी हार रहे हो ये बता दो पहले। मगर बस भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो यार, प्लेन हार्टेड आदमी हो। ये पता क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी में इन जैसे 60% प्रवक्ता हो जाए ना, बीजेपी का भला हो ना हो, देश प्रदेश की जनता का भला हो जाएगा, क्योंकि सत्ता पलट जाएगी सच्चाई में। आपको मैं सलाम करता हूं वत्स साहब। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात याद रखिएगा चौधरी साहब, एक कहावत है, काट की हंडिया 3 दिन के बाद कभी नहीं चढ़ी। मैं आज इसमें गुरेज नहीं करूंगा कि 2017 में, क्योंकि यूपी की बात हो रही, योगी जी को चुना था, 2022 में बड़े प्यार से चुना था, लेकिन चले गए तो आज बच्चा इलाहाबाद हो या कहीं हो, उत्तर प्रदेश में कोई जगह कोई खुश नहीं है भाई। शिक्षा मित्र खुश नहीं है, टीचर खुश नहीं है, डॉक्टर खुश नहीं है। मैं एक जिले के सीएमओ मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर मुझे बुखार हो जाए मैं दवाई नहीं खाता क्योंकि सही नहीं। इन्होंने जो ये गैंग, एक तो गैंग रेप होता है और ये जो गैंग पेशेंट्स को मार रहे हैं, इसके लिए भी इनकी बुराई चल रही है। लेकिन जीतने में ना, अभी जैसे अभी नवीन भाई ने एक बात अच्छी बोली थी
काम क्यों करे भाई, क्यों करे काम? क्या करना काम करके, जब धर्म के नाम पे जीत रहे क्यों करें? आप मुख्यमंत्री जी का भाषण देखिए, कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा जब मैं आया था तो ये था, अब ये नहीं कहा ना। गुंडे, देखिए एक और बात बताऊं, दुनिया में कोई भी सरकार आ जाए, गुंडागर्दी, मर्डर होना, रेप होना कोई नहीं रोक सकता, ये सच्चाई है। आप इसमें कम हो गए कि वो ये करती थी सरकार। मैंने वोट आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप नक्कारे, घर के नक्कारे लड़के की तरह हर वक्त शिकायत करते रहो और कमाने ना जाओ। बिल्कुल राजी, मुझे बताइए राजी, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है। आपने कहा कि कोई भी सरकार आ जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती, लेकिन योगी जी ने घटनाएं रोकने की काफी कोशिश की, बुलडोजर चलाया, एनकाउंटर किए, लेकिन फिर भी घटनाएं नहीं रुकी और घटनाओं की वजह से ही सरकार का अदल बदल हो जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी घटनाएं हुई, मायावती जी की सरकार में भी घटनाएं हुई, अब योगी जी की सरकार में घटनाएं होने लगी हैं। लेकिन ये घटनाएं तब हो रही हैं जब समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी से ज्यादा इन्होंने घटनाओं को रोकने के लिए संघर्ष किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी बुलडोजर नहीं चलाया, मायावती जी की पार्टी ने कभी बुलडोजर नहीं चलाया, कभी इतने एनकाउंटर नहीं किए, लेकिन बीजेपी उसके बावजूद भी फेल होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे दलों में एक अंतर है, हम लोग अपने पूर्वजों जो नेता हैं उनकी कहे पे चलते हैं, ये लोग नहीं चलते। आप ये बताइए, मोदी जी ले लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी, क्या 2014 और 2017 से यूपी में पहले कुछ हुआ ही नहीं था ही नहीं कुछ। आप कहिए, अगर आप विदेश जाते हो तो विदेश में अमेरिका के प्रेसिडेंट से सीखिए, उनका पूर्व प्रेसिडेंट को भी इज्जत देते हैं वो लोग, देते हैं ये लोग। आपकी तरह विधवा, हाइब्रिड ये शब्द नहीं कहते। मैं एक बात से बहुत बुरा मानता हूं, जब आप कहते हो 80 करोड़ 85 करोड़ जनता को क्या हिंदू खतरे में है, तो मैं सोचता हूं आपको मर जाना अच्छा है। आप कैसे मुख्यमंत्री हो, आप कैसे प्रधानमंत्री हो हिंदू, क्या आपके होते हुए अगर खतरे में है तो फिर इससे ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, आपको तो खत्म कर लेना चाहिए। बहुत बुरा लगता है भाई, विदेशों में हमारी इज्जत नहीं हो रही है। आप कहते हैं हम विश्व गुरु बना रहे, आप कह रहे क्या कहते हैं वो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ गई। अरे वो जीडीपी पर कैपिटा इनकम तो अडानी जैसे लोग जानते होंगे, मेरे जैसा राज शर्मा जैसा साधारण इंसान कहाँ जानता है? राज शर्मा जैसा साधारण इंसान सिर्फ यही जानता है कि पहले सब्जी की दुकान से ठेले वाला धनिया वैसे डालता था, अब 600 रुपए 500 रुपए किलो देता है, मिर्च वैसी डालता था 400 रुपए किलो देता है। राज शर्मा तो ये जानता है दोस्त। और एक और बात बता रहा हूं, आज इनका धान जो तुल रहा है, बस साहब आप सुन लें, 150 रुपए पर क्विंटल की तुलाई है। और एक पूरनपुर जिला है पीलीभीत पे, पूरनपुर तहसील है, जहां से आपके वो बड़े हमारी पार्टी से गए हुए हैं, वो सांसद हैं, वहां से डीएपी लेने के लिए पलिया से पार 120-25 किलोमीटर व्यक्ति गया है। अभी बता रहे थे ना नवीन भाई कि लाइन लगानी पड़ रही है, फिर आप किस बात का बखान करते हो बताओ? अच्छा बस साहब, किसान खुश नहीं, स्टूडेंट खुश नहीं, शिक्षक खुश नहीं, डॉक्टर खुश नहीं, मेरे जैसा साधारण पेंशनर भी खुश नहीं। आप बताओ, आपको आप क्या बोलोगे इसमें? ठीक है नवीन जी, ये जो मुद्दे हैं, मुद्दे कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे। आपने शुरू में ही बोला कि युवाओं को परेशानी हो रही है, किसानों के भी मुद्दे हैं, कई तरह के मुद्दे जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, उनकी बातों को नहीं सुना गया। ऐसे ही निकलकर और भी मुद्दे आते रहते हैं। दूसरा, किसान परेशान है, वो अपनी तहसील की जो मंडी है वहां पर उनकी खरीद नहीं हो रही, वो दूसरी में जाने को मजबूर हो जाते हैं, और दूसरी में उनको भाव भी ज्यादा मिल जाता है। तो ये लोकल एरिया में आखिर क्यों किसानों से आपत्ति रहती है वहां के मंडी अधिकारियों को? दूसरा, आज महाराष्ट्र की रैली में योगी जी ने कहा कि 1947 में जब निजाम ने हैदराबाद के गांव में आग लगा दी थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के जो परिवार थे वो उसमें जलकर उनकी मौत हो गई। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बटेंगे और कटेंगे वाला जो मामला है वो यहां पर फिक्स कर दिया कि इसलिए नहीं बटना चाहिए।
पुष्पेंद्र जी 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब डिबेट भी समापन की तरफ है, तो आधा 30 सेकंड 40 सेकंड बाद खत्म करूंगा। देखिए ऐसा है, आपके पास जब कहने के लिए कुछ होता नहीं है तो आप इतिहास में जाते हैं, अतीत में जीने लगते हैं कि हम इतने बड़े राजा थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। आपको वर्तमान से संघर्ष करते हुए भविष्य के निर्माण की बात करनी चाहिए जनता से। वो इस देश के ना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा होता था, वैसा होता था, अखिलेश यादव के संरक्षण में गुंडाई होती थी। मैं इस बात को खारिज करता हूँ। मैं अखिलेश यादव को एक मुख्यमंत्री के तौर पर जानता हूँ कि वही अखिलेश यादव है जिन्होंने तोताराम यादव को अपने मंच से गिरफ्तार करा दिया था। ये वही अखिलेश यादव है जिनके यहाँ डीपी यादव ने शाम को पार्टी ज्वाइन करी और सुबह डीपी यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके के एलिमेंट को समर्थन देता है जिनके ऊपर माफिया होने के आरोप लगे हुए। तीसरी चीज आती है कि देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का चुनाव, निश्चित तौर पर अगर 9 की 9 भी भाजपा हार जाती है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सरकार पर, लेकिन 2027 के चुनाव का सैंपल होगा ये 9 सीटों का उपचुनाव। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी के जोर भाजपा लगा रही है, लेकिन नेक टू नेक फाइट है। इतना आसान मुकाबला इस बार ये नहीं है इन 9 सीटों का। मुझे लगता है कि जो परंपरागत सीटें कही जाती थी, जैसे गाजियाबाद है, आपका खैर है, ये भाजपा की रजिस्टर्ड सीट है, तो भाजपा की सीटें हैं। इन सीटों पर भी भाजपा के पसीने छूट रहे हैं आज। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। समय की कमी है और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का सियासी माहौल मचा हुआ है, बयानबाजी का दौर शुरू है, नारों पर भी विवाद होने लगे हैं, पार्टी के खुद के नेता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ उपचुनाव में होगा वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।